सुन नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज खुल के मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद की है कि जिस तरह पहले कहते थे कि मुझे क्यों निकाला और अब कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया, उसके ऊपर तनकीद की। उसी के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह भी कहा है कि पीटीआई चेयरमैन को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। इससे पहले लाडले, उसके बाद मासूम यानी कि करने के लिए कोशिश की जा रही। मुल्क के अंदर सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। अभी से सियासी जमातों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इलेक्शन धांधली ज़दा होंगे, किस तरह साख बेहतर करनी पड़ेगी और अवाम का एतमाद कैसे बहाल हो इलेक्शन के ऊपर। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रही चुकी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, कराची वुमेन विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंट है शाहिदा रहमानी साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। आज चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि रिलीफ मिलता नजर आ रहा है पीटीआई के चेयरमैन को, क्या कहेंगी? बहुत देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये पहली दफा नहीं हो रहा है चेयरमैन पीटीआई के साथ। आपको याद होगा जब उनके ऊपर केसेस बने और वो आपने देखा कि उन्होंने कानून को हाथ में लेने की मुतादिद बार कोशिश की, पुलिस पर हमले कराए, इदारों पर हमले कराए, और जब उन पे केस बने तो वो फिर अदालतों में उनको जो है प्रोटोकॉल के साथ लाया गया और उनकी रिहाई के लिए उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया, उन्हें रेस्ट हाउस में ठहराया गया। ऐसा कभी माजी में किसी भी मुल्जिम या मुजरिम के साथ रियायत नहीं की गई। और उसके बाद भी देखें कि उनकी फरमाइश पर आज वो जेल में जिस शाहाना अंदाज से जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें हर वो फैसिलिटीज हासिल है जो माजी में किसी भी इस तरह के ना लीडर्स को ना ही किसी पाकिस्तानी को हासिल रही। आपने देखा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब को फर्श के ऊपर लिटाया गया। 52-53 टेम्परेचर के अंदर, ना पंखे थे, ना फैसिलिटीज थी, ना एसी थे, ना ही कोई जॉगिंग मशीन थी, ना बकरे के खाने थे, ना ही देसी मुर्ग था। ये सारी चीजें आप देखेंगे फरमाइशी प्रोग्राम पे साहब को जेल में रखा गया है। और फिर उसके बाद उनको एक कोर्ट, अगर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला देता है तो उसके बाद उनके लिए कोर्ट्स उनको फैसिलिटेट करने के लिए बैठी हैं। वो कोई भी आप देख लें, लाहौर कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या पेशावर हाई कोर्ट हो, किस तरह उनके फेवर में जजमेंट होते हैं कि वो मुंतजिर होते हैं कि हमारे खिलाफ कोई फैसला आए तो हम उसके लेने के लिए, उसके हक में लेने के लिए फौरी तौर पर चले जाएंगे। क्या कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा हुआ? उन्हें तो आपने देखा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया गया, उनकी फैमिली को उनकी शक्ल देखने नहीं दी गई, उनको जनाजे में जाने नहीं दिया गया और नमाज जनाजा तक पढ़ने की इजाजत नहीं थी। इसी तरह बीबी के साथ जो कुछ हुआ आपने देखा। सिर्फ 90s के इलेक्शन को असगर खान केस को खोल दिया जाए तो सारे चेहरे बेनकाब हो जाए। पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगी तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का वजूद अमल में आया। पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान लिया तो तीर का निशान आया। ये सारी चीजें, पीपल्स पार्टी का तो नाम लेना इतना बड़ा जुर्म था। राय लोगों को सिर्फ इसलिए थोड़े लगाए गए कि वो पीपल्स पार्टी का नाम लेते थे, इसलिए पीपल्स पार्टी का नाम लेते थे। पीपल्स पार्टी उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने आवाम में गए और आवाम ने शहीद दो और आज भी वो अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाहिद चेयरमैन है जो आवाम में जा रहे हैं, जो लोगों में जा रहे हैं, वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं, इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं और सबके लिए इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। शाहिदा साहब, एक तरफ तो चेयरमैन साहब ये भी कह रहे थे बिलावल साहब कि सब सियासी जमातों को बराबर का एक मौका दिया जाए इलेक्शन के अंदर। दूसरी तरफ पीटीआई चेयरमैन के लिए ये भी कह रहे हैं कि उनको रिलीफ मिल रहा है। एक जब मियां साहब आए उनको भी तो इसी तरह रिलीफ मिला है, उसके ऊपर क्या कहेंगी? देखिए, जो मियां साहब को रिलीफ दिया गया पहले दिन डे फर्स्ट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
उस पर ऑब्जेक्शन किया कि एक बीबी शहीद थी जिनको जमानत दरकिनार, उनकी जिंदगी की जमानत नहीं थी और वो वतन आई, अपने मुल्क में आई। उस वक्त मुल्क में जो दहशतगर्दी की एक जंग मुसल्लत थी, जो यहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी, उन्होंने, उस बहादुर खातून ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर वतन वापस आई और दहशतगर्दी के खात्मे का जो अज़्म किया उसको मोहतरम सदर आसिफ अली जरदारी ने पूरा करके दिखाया और सवात में परचम लगाया। लेकिन एक ये मियाँ साहब है कि जब वो लंदन हेथ्रो एयरपोर्ट से निकलते हैं तो उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता है। इस्लामाबाद पहुंचते हैं वीआईपी लाउंज में उनका बायोमेट्रिक होता है एक मुजरिम का, जो कि उस वक्त तक मुजरिम था। फिर उसके बाद जो है उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल में जिस तरह लाया जाता है, और फिर जमानतों पे जमानतें ऐसे मिल रही हैं, काश ये कभी और भी किसी आम पाकिस्तानी को इस तरह की जमानतें मिलती, इस तरह का प्रोटोकॉल मिलता, इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती। लेकिन मियाँ साहब ने भी माजी के जितने भी माजी में उनके साथ हुआ या पार्टी के साथ हुआ, उनसे उन्होंने कुछ नहीं सीखा कि जमहूरियत के खिलाफ उस साजिश का हिस्सा ना बने, पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करें, सियासी पार्टियों में इस्तेहकाम पैदा करते हैं, उनको मजबूत करना पड़ेगा मियाँ साहब को, ना कि वो भी इलेक्टेबल्स और लेवल प्लेइंग फील्ड का इंतजार करते रहे और जब बुरा वक्त आया तो चले जाते हैं। जब उनको ग्रीन सिग्नल, मैं समझती हूँ कि मियाँ साहब ने ना तो मारने से सीखा और ना वो सीखने को कुछ था। आपकी तरफ शाहिदा साहबा, आपको खुद पता है कि हमारे मुल्क के अंदर तारीख है एक इलेक्शन के हवाले से। 70 के इलेक्शन थे, उसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं, न सिर्फ आप सारी सियासी जमातें कहती हैं बोगस इलेक्शन थे, मैनेज्ड इलेक्शन थे, पॉलिटिकली इंजीनियर्ड इलेक्शन थे। आज भी सब सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, पंजाब नून लीग कह रही है, एमक्यूएम कह रही है, जीडीए कह रही है कि सिंध के अंदर हमें लेवल प्लेइंग। अवाम कैसे एतमाद करे इस इलेक्शन के ऊपर जो पहले से ये तय है कि मियाँ साहब होंगे वजीर आजम, वो बनने आए हैं, साख कैसे इसकी बहाल हो इलेक्शन की? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी इदारे काम कर रहे हैं वो भी इन चीजों को देख रहे हैं, जो इलेक्शन मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, पॉलिटिकल जमातें भी देख रही हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी देख रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट को, तमाम इदारों को इलेक्शन मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ कराना चाहिए। माजी के तल्ख तजुर्बों से सीखना चाहिए। 70 इलेक्शन नताइज को रोका गया और फिर देखें कि कितना बड़ा सानिहा हुआ। इसी तरह 77 में जो इलेक्शन हुआ उसको सैबोताज किया, एक मुनसिफ हुकूमत का खात्मा किया, उस वक्त के मुंतखब वजीर आजम को तख्त-ए-दार तक पहुंचाया। लेकिन आप देखें कि उसकी सजा आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है और जमहूरियत जो है उसको इस्तेहकाम नहीं मिल सकता। बीबी की पूरी जिंदगी जद्दोजहद में निकली और आप देखें कि तल्ख तरीन वाकयात और के बावजूद बीबी ने नवाज शरीफ साहब से, चूंकि उस वक्त पॉलिटिकल एक ऐसी शख्सियत है नवाज शरीफ साहब, तो उनके साथ बैठकर तलखियों को भुलाकर मीसाकी जमहूरियत साइन किया और 2008 से 13 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया कि हमने किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, हम जेल में कोई सियासी कैदी नहीं रहा, तमाम पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, एमएनएज, एमपीएस, सेनेटर, उनको इक्वल जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, हमने आईनी और कानूनी तौर पे हर एक को मसावी फंड दिए, डेवलपमेंट फंड हो या कोई और फैसिलिटीज हो, वो हर पार्लियामेंटेरियन को इक्वल दी। लेकिन 13 के बाद आप देखें जब पीएमएल-एन की हुकूमत आती है, वीमेन पार्लियामेंटेरियन को दीवार से लगाया जाता है, कोई डेवलपमेंट अपोजिशन को दीवार से लगाया जाता है, झूठे केसेस बनाए जाते हैं। और उस वक्त की अपोजिशन जब हम गवर्नमेंट में थे तो वो काले कोट पहनकर कोर्ट में चली गई, वो मिसाकी जमहूरियत का पास नहीं रखा गया, फिर सदरदारी की तयशुदा मुलाकात से कौन भागा, सब चीजें थी अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने की, जो 2/3 मेजोरिटी की फरमाइश कराए थे। लेकिन आपने देखा ना वो 2/3 मेजोरिटी बरकरार रख सके और उन्हें भी घर जाना पड़ा, तो उन्हें सीखना चाहिए था। फिर 2018 का जो इलेक्शन मैनेज हुआ वो सबके सामने था। तो ये सारी चीजें हैं, मैं समझती हूँ अब बहुत हो गया है। पीटीआई, पीएमएल-एन को अपने माजी से सीखना चाहिए और जो पीपल्स पार्टी जिस पॉलिसी को लेके चल रही है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की, मुल्क में जमहूरियत की, मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन की, उस पर तमाम पार्टीज को एक साथ होना चाहिए। आपको शाहिदा साहिबा पता है मुल्क की मैशियत का, सियासत का दोनों मुस्तहकम नहीं है। मियाँ साहब के साथ
COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिस तरह किया था बीबी शहीद ने, उसके बाद NFC में सब लोग बैठ के, सब सियासी जमातें, 18th अमेंडमेंट में सब सियासी जमातें, सब मिलके किरदार अदा किया था। आज जो मुल्क को मसाइल हैं, इसके ऊपर जरदारी साहब ने भी कहा है कि आगे चल के भी एक कोलिशन मखलूत हुकूमत बनेगी। 172 के नंबर्स किसी के पास नहीं है, क्या कहेंगी? देखिए, बिल्कुल सदर आसिफ जरदारी साहब एक, मैं समझती हूँ कि इंतहाई ज़ीरक सियासतदान है, बड़ी मुदब्बराना अंदाज से सियासत पर गहरी नजर रखते हैं और उनके इंटरव्यूज जो होते हैं वो सुनने के और देखने के काबिल होते हैं। बल्कि अक्सर सियासी जमात तो कहते हैं कि उनकी सियासत को समझने के लिए PhD करना पड़ेगा। या और जब जब बुरा वक्त पड़ा PMLN के ऊपर पड़ा, चाहे किसी भी पार्टी पे, उसने सदर जरदारी साहब को जो बुरा भला का उसको दरगुजर करते हुए गए और उनको लाए और अपने आप को सियासी बहरानों से निकाला। तो वो एक ऐसी शख्सियत है, उनका जो तजबिया है मैं समझती हूँ कि 100% शुरू हो। और उन्होंने उस वक्त जो है जो अभी प्रिडिक्शन की है वो बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि उनका गहरा मुताला है सियासत से। तो अगर ऐसा होता है, वो तो माजी में भी उन्होंने साबित किया रिकंसिलेशन की पॉलिसी को, आज भी वो पाकिस्तान को मुआशी तौर पे मुस्तहकम करने के लिए, सियासी तौर पे मुस्तहकम करने के लिए अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। शाहिदा साहब, सिंध के अंदर आपको पता है कि MQM एक तरफ आपके ऊपर तनकीद कर रही कि 15 साल से एक जाबर हुकूमत मुसल्लत थी, दूसरी तरफ GDA, JUIF, ये करप्शन, ये सारी चीज़ें आपके खिलाफ नून लीग ये सब मिलके एक इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सिंध के अंदर आपको टफ टाइम देना चाह रहे हैं सियासी तौर, क्या कहेंगी? क्योंकि एंटी पीपल्स पार्टी वोट तो अपनी जगह मौजूद है। देखिए, ये तो बहुत ही अलमियात है। जब शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को चेक किया तो उन्होंने पाकिस्तान की डायरेक्शन की कि पाकिस्तान की सियासत एंटी भुट्टो के गिर्द घूमती रहेगी। वो आज तक घूम रही है। जितनी भी एंटी पीपल्स पार्टी जमाते हैं, डॉक्टर साहब, आपको खुद पता है कि एक तरफ तो एंटी भुट्टो वोट है, दूसरी तरफ आपको पता है जो प्रो भुट्टो एंटी भुट्टो वोट ज्यादा है। देखें, ये एक साथ यकजा हो जाए तो फिर तो पीपल्स पार्टी के लिए, सिंध के लिए बड़ा एक टफ टाइम होगा, क्योंकि 15 साल की हुक्मरानी एक तरफ है, हॉस्पिटल्स, रोड, परफॉर्मेंस रोड्स, ये सारी चीजें कहीं डिलीवर नहीं किया। 15 साल कम अरसा नहीं है। इम्तियाज, देखें, ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐसे बने। जब भुट्टो साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, जब भी तमाम पार्टी की वो किया और भुट्टो साहब को तख्त-ए-ताज तक पहुंचाया और ये पता चल गया कि कहाँ से साजिश हुई और कैसे हुई। ये वो जमातें जिनकी आवाम में रूट्स हैं, ये हमेशा आमिरों और डिक्टेटरों के कंधों पे बैठ कर आई हैं। MQM को बनाने वाले कौन थे? MQM को प्रमोट करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले कौन थे? और MQM ने जो कराची को बोरी लाशें, भत्ता कल्चर, कराची को कल्चर और टेररिज्म दिया, उससे कराची के लोगों ने निजात पाने के बाद शुक्र अदा किया। और यही वजह है कि पहली मर्तबा बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची, हैदराबाद, इनके बड़े शहरी इलाकों से एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उनके मेयर आए, डिप्टी मेयर आए। और हम खिदमत पर यकीन करते हैं। हमने जितनी खिदमत की है, आवाम, यही वजह है कि पीपल्स पार्टी आवाम में जाती है, आवाम से वोट मांगती है और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा सरप्राइज देगी कामयाबी में और पहले से ज्यादा सीट लेकर आएंगे। हमें तो खुशी होती है कि अपोजिशन चले मुत्तहिद है हमारे खिलाफ, ताकि हम जाकर अपने लिए सिर्फ वोट मांगते, पीपल्स पार्टी आवाम के लिए और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के लिए, आवाम की खिदमत के लिए वोट मांगते। आपको पता है कि आपकी 15-16 महीने की हुक्मरानी, जमहूरी हुकूमत, कोलिशन की गवर्नमेंट, एक एक्सपीरियंस सियासी जमातें, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, JUIF हो, डिलीवरेंस नहीं रही। आज उस टाइम हालात, उस टाइम डॉलर, उस टाइम महंगाई, उस टाइम पेट्रोलियम आज बेहतर है बनिस्बत आपके दौर से। क्या वजह है आपकी नाकामी और आज ये कामयाब हुए हैं केयर टेकर गवर्नमेंट? देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट को जो हमने इजाफी, उनको आपको याद होगा कि हमने कुछ अमेंडमेंट की थी और उनके अख्तियारात दिए थे, वो इजाफी अख्तियारात वही थे
कि जो हमने उस वक्त इकदाम किए थे गवर्नमेंट में उस वक्त की, उसकी तसल्सल किया जाए ताकि आने वाला वक्त बेहतर हो। आपको याद होगा कि उस वक्त जो कैबिनेट में बैठे थे उन्होंने ये दावा किया था कि बहुत जल्द हालात बेहतर होंगे, थोड़े दिनों से हमें ये घूट पीना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान उस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल जिस हालात पर जिस नहज पर पहुंच आ चुके थे उसमें वो एग्रीमेंट जरूरी था। और आपने देखा कि वो पॉलिसी का तसलसल था कि उसमें कमी आई, और इंशाअल्लाह ताला विल बी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आती है तो हमारे पास एक बेहतरीन माशी प्रोग्राम है। हमने हमेशा डिलीवर किया है, हमने हमेशा रोजगार दिया है, हमने हमेशा कोशिश की है, और अभी भी हमारे मैनिफेस्टो में जो इस वक्त सबसे बड़ी आबादी यूथ की है, नौजवानों की है, हम उन्हें यूथ कार्ड देंगे ताकि बेरोजगारी का खात्मा किया जा सके। इसके साथ ही हम हमेशा अपना मैनिफेस्टो खवातीन के हवाले से लेके आते हैं, यूथ के हवाले से लेके आते हैं, और नौजवानों के लिए के अलावा जो है हम किसानों के लिए और एग्रीकल्चरिस्ट के लिए और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हमारे पास प्रोग्राम है। और हमने इससे पहले भी आपने देख लें कि हेल्थ की तमाम बुनियादी सहूलियात का जो मरकज है वो सूबह सिंध बन चुका है, एजुकेशन का सूबह सिंध बन चुका है, तो और रोजगार का भी है। यही वजह है कि पूरा पाकिस्तान यहाँ हुसूल तालीम के लिए, हुसूल सेहत के लिए, हुसूल रोजगार के लिए आता है। आप आखिरी सवाल आपसे, बड़ा अहम 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपका एतमाद है, यकीन है इसके ऊपर? देखिए, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि हमारा मुतालबा है, अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराए, और हमारी पूरी डिमांड यही है कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो। अब ये इदारों का काम होता है कि वो उसको अपनी जो कारकर्दगी उसको बेहतर बनाए और उस पर कोई सवालिया निशान ना उठने पाए। बड़ी मेहरबानी शाहिदा रहमानी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। रिलीफ मिलता नजर आ रहा है पीटीआई के चेयरमैन को, और हमारा एतमाद है इलेक्शन के ऊपर। परफॉर्मेंस सियासी जमातों की, जमहूरी जमातों की आपके सामने है। ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम मीडिया टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मारूफ कानूनदान है, एडवोकेट यासीन आजाद साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। यासीन साहब, आपको खुद पता है कि हर तरफ से इलेक्शन के ऊपर एक तनकीद सी हो रही है। अवाम का कैसे एतमाद बहाल होगा जब सब कह रहे हैं कि किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही, किसी को जितवाने के लिए लाया गया है, किसी को मौका फराम किया जा रहा है, किसी को बराबर मौका नहीं दिया जा रहा है, फिर ये इलेक्शन कैसे होंगे यासीन आजाद साहब? सर, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमें इल्ज़ाम तराशी का बड़ा शौक है। कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं होती तो उससे पहले ही कहना शुरू कर देते हैं कि धांधली हो जाएगी, इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। साबका सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बना ही नहीं था तो उठा के स्टे दे दिया था। ये बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो हमारे लिए तकलीफ दे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बड़ी मुश्किल से 8 फरवरी की डेट मुकर्रर हुई है, और आपको पता है कि इससे पहले पंजाब और KP की वजह से आईनी बहरान रहा। इस उम्मीद के साथ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 मई को इलेक्शन कराएं, आप नहीं करा सके। अब बड़ी मुश्किल से जाके 8 फरवरी की डेट मुकर्रर हो गई। मुझे नहीं पता कि ये इलेक्शन कमीशन जो अपना इलेक्शन पहली दफ़ा कराएगा, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी फर्स्ट टाइम बने हैं, ये वो इनका पहला इलेक्शन होगा, और इसी तरह से जो 4 मेंबर हैं वो भी तकरीबन ये फर्स्ट टेन्योर में वो मेंबर बने। अब इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी यही है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। हर पार्टी को पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले, और पार्टियों को इस बात का भी मौका मिलना चाहिए कि जो इलेक्शन हो वो शफाफ हो, ताकि कल एक जमात जब हार जाए दूसरी जीत जाए। हारने वाली जमात ने पाकिस्तान में कभी भी रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं किया। जीतने वाला ये कहता है कि मैं बिल्कुल फेयर हूँ, हारने वाला कहता है जी इलेक्शन में धांधली हो गई। और बात भी किसी हद तक सही है, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल गलत है। 2018 में जो कुछ हुआ आपके सामने है, इससे पहले 2013 में ये जिस तरह भी वक्त गुजरा माजी में वो भी आपके सामने है। सवाल ये पैदा होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कौन कराएगा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराएगा।
ठीक। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई अपनी फोर्स है, या पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव के जो लोग हैं उनमें से लोगों को लेना है? कभी फौज को भी बुलाया जाता है, जुडिशरी के लोगों को भी बुलाया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल होता है चीफ के और 4 मेंबर के साथ। सही। तो लामालाम उनकी तो कोशिश यही होती है ना कि वो ऐसा इलेक्शन कराएं जिनको पाकिस्तान के लोग याद रखें। वो तो नहीं चाहते ना कि धांधली हो, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव उसका पूरा साथ नहीं देती, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो उसका पूरा साथ नहीं देती, तो फिर अगर कोई इलेक्शन होता है तो फिर हमारा रोना पीटना जो है अपनी जगह पे रहेगा। और दूसरा, मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है कि हर वक्त इलेक्शन से पहले ही पेशन गोइयां हम शुरू कर देते हैं। सही। कि फलां पार्टी लाडली है फलां की। ये लाडलापन का जो कंसेप्ट है मेरी समझ में नहीं आया कि हर दौर में किसी न किसी पार्टी पे ये एलिगेशन लगता है कि वो लाडले हैं, उनके बड़े लोगों के लाडले हैं। अब वो लाडले हैं या नहीं है, ये तो एक लंबी तफसील है, इस वक्त आपको एक शार्ट प्रोग्राम में उस पर ज़्यादा ख्याल नहीं किया जा सकता। सही। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि क्या पाकिस्तान के जो 24-25 करोड़ आवाम है, क्या पाकिस्तान की सियासी जमातों को ये नहीं देखना चाहिए कि उनके मसाइल क्या हैं, वो किन हालात से गुजर रहे हैं, किस महंगाई के दौर में उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, किस मुश्किल से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे तो अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट को ही फाइनल कर रहे हैं। अभी तक तो मैंने जलसे जुलूस जो है ना इलेक्शन के हवाले से किसी की पार्टी के नहीं देखे। अब कोई अगर कहता है कि लेवल प्ले ऐसा मौका नहीं दिया जा रहा तेज, तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक पॉलिटिकल पार्टियां जलसों के लिए निकली नहीं, तो किसने आपको रोका कि आप जलसे नहीं करें? अभी तक ये निजी जमात से मेरा तल्लुक है वो पब्लिक के सामने नहीं आई। जाहिर है कि अभी नॉमिनेशन दाखिल हुए, कैंडिडेट को फाइनल किया गया, अभी निशान लेना है, सारा कुछ करना है। आपके पास टोटल जनवरी का महीना है। जनवरी के महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी इलेक्शन कैंपेन चलानी है। मैं ये कहता हूँ, सवाल करता हूँ कि कौन सी पार्टी है जिसने जलसे जुलूस किया और उसको रोका गया? अभी तक तो मेरे सामने पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो साहब जगह जगह जलसे करते जा रहे हैं, बात दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं, किसी को किसी ने नहीं रोका। अब जो सूरत हाल है, मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम के हवाले से बात करने चाहता हूँ। मैं वो आदमियों जो ये कहने का चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हर सियासी जमात को इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन लीगली अगर कोई पार्टी डिजर्व नहीं करती, कानून उसको इजाजत नहीं देता, कानून उसको कोई रास्ता नहीं देता, तो ये तो फिर कानून जब आपको कोई रास्ता नहीं देता आप तो अदालतों में जाएंगे ना। अब साइफर वाले मामले में आप देखें कि आप सुप्रीम कोर्ट में गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिलीफ दिया। रिलीफ देने के बाद मामला जो है आगे चल रहे हैं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पाबंदी नहीं लगाई कि साइफर का केस नहीं चलेगा। साइफर का केस चलेगा। और बहुत सारे लोग गलत बात इसलिए करते हैं कि 497 जो है सर, जिसमें बेल का कंसेप्ट है, बेल ली जाती है, उसमें कानून ये कहता है कि आपने केस के मेरिट्स को डिस्कस नहीं करना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि प्राइमा फेसी ये बेल का केस है या नहीं है। क्या मर्डर केस में बेल नहीं होती? क्या 307 के केस में बेल नहीं होती? क्या डकैती के केस में बेल नहीं होती? जो केस बेल का है उसको बेल मिलती है, जो केस बेल का नहीं होता वो नहीं बनता। सही। यासीन साहब एक चीज यासीन साहब, जिस तरह 2 दिन से तनकीद आपकी क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि पीटीआई चेयरमैन को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, जिस तरह आपकी क़यादत ने भी उसको कहा पहले लाडले अब मासूम साबित करने की कोशिश की जा रही है, आप भी इस मौक़िफ़ से मुत्तफिक हैं यासीन साहब? देखिए सर, शायद आपको याद होगा कि मैंने आपके हर प्रोग्राम में ये कहा था कि जब कभी भी इलेक्शन का वक्त नजदीक आएगा, हमारी सियासी रवायत में हम एक दूसरे पे इल्जाम की भरमार कर देते हैं। सही। हमारे पॉलिटिकल लीडरों की तकरीरें सुने, एक दूसरे पे इस तरह अटैक करते हैं जिस तरह लगता है कि इनके दरमियान कोई बहुत बड़ी दुश्मनी चली आ रही है। इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो मामला खत्म हो जाते हैं। हर पार्टी को पाकिस्तान के अवाम के सामने कोई ना कोई नारा लेके जाना है, और ये पाकिस्तान की एक रवायत बन चुकी है कि हम जज्बाती नारे ज्यादा देते हैं।
जज्बाती नारे देने का मकसद हमारा यह है कि लोग उस नारे पे खुश हों और हमारी पार्टी को वोट दें। तो ये चीजें जो है ना, इलेक्शन के नजदीक आज सियासी जमात में आई, आप इन चीजों को रोक नहीं सकते। पार्टी का जो बड़ा पसंद जो बड़ा है लीडर है, वो एक रास्ता देता है, वो एक स्टेटमेंट देता है, पार्टी के बाकी तमाम लोग उसको फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। वो मैं आपके प्रोग्राम में कोई बात कह देता हूँ, कल मेरी पार्टी कोई और फैसला करती है, मैं तो फैसला करने वाले लोगों में तो शामिल नहीं हूँ ना, मेरा अपने व्यूज देता हूँ। जब आपके प्रोग्राम में आते हैं तो अपने व्यूज देता हूँ। तो व्यूज देने के बाद कल पार्टी का डिसिप्लिन के तौर पर कोई नारा आता है, तो जो लोग पार्टी से पॉलिटिकल एफिलिएशन रखते हैं, क्या वो अपनी पार्टी के नारे के मुताबिक नहीं चलेंगे? ज़ाहिर चलेंगे। पार्टी के मंशूर की रिक्वायरमेंट भी है। पार्टी के साथ रहने का मकसद यही होता है कि पार्टी के जो बड़े नारा दें उस नारे के मुताबिक आप चलें। ये एक पूरे पाकिस्तान में है, किसी एक जमात में नहीं है, हर जमात के अंदर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि देखना ये है कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम किसको इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं। जब भेजते हैं तो आपने देखा होगा कि इमरान खान जब आया तो 3.5 साल 4 साल तक वो कहता रहा कि मेरे जैसा फेयर इलेक्शन कभी हुए नहीं है, और 3.5-4 साल के बाद उन्होंने क्या नारे लगाए आपके सामने। इसी तरह 2018 का इलेक्शन का फेयर था, उस वक्त भी इल्जाम लगाए। मैं खुद कहता हूँ कि वो बड़े लोग जो इलेक्शन के मामले में अगर मुदाखलत करते हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। ओपनली कहता हूँ, उनको मुदाखलत नहीं करना चाहिए। इसका फैसला पाकिस्तान के अवाम को छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम जिस पार्टी को इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजें, ओपोजिशन उसको एक्सेप्ट करे इंडिया की तरह। हमारे पड़ोसी मुल्क में तो ये नारे नहीं लगते जो नारे हमारे यहाँ लगते हैं। इसलिए तमाम सियासी सिस्टम इंडिया आज़ाद होने के बाद लगातार चलता रहा। हमारे यहाँ जमहूरी सिस्टम को वक्तन फक्तन पूरी तरह से तबाह बर्बाद किया गया, जिसकी वजह से हमारा सियासी कल्चर आगे नहीं बढ़ सका। सियासी कल्चर में ये है कि क्या हम एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, कहीं अमेरिका में या लंदन में खड़े होकर ये कहें कि मैं पाकिस्तान आया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्या ये नारे देना हमें भेज देता है? तो मैं एक जनरल बात करता हूँ कि खुदारा इस सियासत को छोड़े, पाकिस्तान के मसाइल को लेकर चाहें, लोगों के जो मसाइल हैं उसको टेकअप करें। यासीन साहब, आपको पता है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी मजबूत है, इससे इनकार ना आप करेंगे ना मैं करूंगा, ये रियलिटी है। पंजाब के अंदर, सेंट्रल पंजाब के अंदर नून लीग मजबूत है, इससे इनकार आप भी नहीं करेंगे मैं। दोनों सियासी जमातें केपीके और बलूचिस्तान के अंदर कमजोर हैं। आगे जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन के बाद तो इस्तेकाम नजर आएगा, लेकिन इस्तेकाम नजर होता हुआ तो नहीं आ रहा कि इलेक्शन के बाद जो अभी से जिस तरह की सियासत शुरू हुई है। यासीन साहब, सर आपने बिल्कुल दो सूबों की जो मिसाल दी वो अपनी जगह। केपीके और बलूचिस्तान के मुतालिक मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून है, जो नून को पंजाब में और पीपल्स पार्टी को सिंध में ऐद हासिल है, वो केपीके और बलूचिस्तान में नहीं है। बलूचिस्तान में मैंने अपनी जिंदगी में यही देखा कि वहाँ के बड़े बड़े सरदार जागीरदार अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में तब भी वो जीतते हैं, और अगर पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हो तो तब भी वो जीतते हैं और वो आगे आते हैं। क्या अक्सर मंगल की सीटें आप खत्म कर सकते हैं? वो अपने कबीले की सीटें लड़ता है, इलेक्शन लड़ता है, कबीले की जो मखसूस सीटें वो लेकर जीत के आते हैं। जीत के आने के बाद देखना ये पड़ेगा कि वो किस जमात के साथ जाके अलायंस करते हैं। माजी में आपको याद होगा कि अक्सर मंगल की जमात में इमरान खान से भी जमात में भी रहे, लेकिन बाद में जब पीडीएम बनी तो उनका एक नारा था कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का फैसला करें, जो नहीं हो रहा था। उसके बाद वो पीडीएम में भी आए, लेकिन वो अपना मकसद शायद आज दिन तक अचीव नहीं कर सके। लेकिन बलूचिस्तान की सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है, और यही वजह है कि हमारी जमात ने सबसे पहले बलूचिस्तान के अंदर जाके तकरीबन 30-32 आदमियों को जमात के अंदर शामिल किया, ये जानते हुए कि शायद हमारी वहाँ हमें मजबूत लोगों की जरूरत थी, तब हम मांगे। अगर पहले से हमारे पास मजबूत लोग होते तो शायद हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हर सियासी जमात को इस बात का हक हासिल है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करें, तो उसके साथ इताअत करें, सीट एडजस्टमेंट करें, ताकि वो आपस में एक साथ चलेंगे और पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। तो एक अच्छी खासी अक्सरियत अगर पार्लियामेंट के अंदर जाती है और वहाँ जाके लोगों के मसाइल की बात करती है, बहुत अच्छी बात है।
मैंने तो अपनी जिंदगी में पार्लियामेंट में क्या देखा, एमएनए हूँ या सेनेट और लंबी चौड़ी तकरीरें करते हुए देखा। एमपी और एमएनए का तकरीरें करें, लेकिन वो कानून साजी कितनी करते हैं जरा ये तो देखें। तो वो अब 5 सालों में कितनी कानून साजी करते हैं, आवाम के मसाइल को हल करने के लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप बताते हैं। मैं तो उससे काफी हद तक मायूस हूँ, और यही वजह है कि मैं कल इससे पहले कहता रहा कि हमारे यहाँ जो भी पार्लियामेंट वजूद में आई वो इंतहाई कमजोर पार्लियामेंट आई है, क्योंकि पार्लियामेंट पॉलिटिकल पार्टीज को हुकूमतें तो मिलती हैं, इक़्तिदार किसी और के पास होता है, और जब वो नाराज हो जाते हैं तो फिर सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है। मैं कहता हूँ खुदा के लिए सिस्टम को गड़बड़ मत करें। पाकिस्तान के लोग जिस पार्टी को वोट देते हैं उसको 5 साल पूरे करने थे, ताकि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम जो बहुत बड़े मसाइल से दो चार हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए कोई रास्ता ढूंढें ताकि उनके मसले मसाइल हों। जब तक तमाम सियासी जमातें मिलकर इस चीज़ पर कोशिश नहीं करेंगे, मुल्क की माशी हालत को बेहतर नहीं बनाएंगे, मुल्क को कर्जों से निजात नहीं हासिल कराएंगे। अभी चंद दिन हुए मैंने अखबार में ये पढ़ा कि अगस्त 2024 के अंदर पाकिस्तान पे कर्जों की जो तादाद है वो 820 खरब हो जाएगी। 820 खरब का जरा अंदाजा करें, जिस मुल्क पे 820 खरब का कर्जा हो तो वो दिन ब दिन आगे बढ़ेगा या कम होगा, मजीद बढ़ेगा। आखिर पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं? यासीन साहब, ये 15 साल जैसी भी रही, एक जमहूरी हुकूमत रही, पीपल्स पार्टी का दौर हो, नून लीग का दौर हो, फिर पीटीआई के 4 साल, फिर कोलिशन गवर्नमेंट, इसमें जमहूरियत का भी भला नहीं हुआ, अवाम का भी भला नहीं हुआ, पार्लियामेंट भी मजबूत नहीं हुई, इदारे भी नहीं बने अकाउंटेबिलिटी के, सियासी जमातें नाकाम गई डिलीवर करने में। सर आप ये बता दें कि यूसुफ रजा गिलानी को घर किसने भेजा, किस ग्राउंड पे भेजा? आपने काम क्यों नहीं करने दिया? बेचारा तो सुप्रीम कोर्ट की डेटें ही भुगता रहा आखिरी दम तक। उनको फारिग किया तो परवेज अशरफ साहब आ गए, बाद में मियां साहब की हुकूमत आ गई तो आपने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया एक ऐसे ग्राउंड पे, अकामा के ग्राउंड पे जो बनता ही नहीं था। उसके बाद खाकाना बासी साहब आए, आपने कौन सी जमहूरी सिस्टम को मुकम्मल तौर पर चलने दिया? और आपने वक्तन फक्तन फेक ग्राउंड पे साहब वज़ीर आज़म को फारिग तो किया ना, क्यों फारिग किया? क्या नवाज शरीफ को अकामा के ग्राउंड पे फारिग करके जो आपने घर भेजा वो जायज था? उसको पूरा करने देते। मैं आज भी कहता हूँ कि 12 अक्टूबर 1999 को अगर जनरल परवेज मुशर्रफ इक़्तिदार में ताकत के बलबूते पे न आता, मुस्लिम लीग नून को अपने पूरा टाइम पीरियड पूरा करने का देता, पाकिस्तान तरक्की की राह पे गमरान था, IMF से कर्जे की तरफ से भी हमारी नजात हो रही थी, डॉलर भी कम था, पंजाब के अंदर मोटरवे का जाल बिछा है आपके सामने, पूरे पंजाब को जाके विजिट करें और बाकी 3 सूबों को विजिट करें, आपको खुद पता चलेगा कि मोटरवे कौन से सूबे में बने, बड़ी बड़ी सड़कें कौन से सूबे में बनी है, कहाँ बड़े बड़े एयरपोर्ट बने हैं। ये तो पंजाब को विजिट करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। टाइम दिया एडवोकेट यासीन आजाद साहब का। मौक़िफ़ आपने सुना, नून लीग का मौक़िफ़ आपने सुना। नजर ब्रेक का टाइम और ब्रेक के बाद आते। वेलकम राजनीति मीडिया टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MPA रह चुके हैं, GDA से उनका ताल्लुक है, अब्दुल रज़ाक राइनू साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। अब्दुल रज़ाक साहब, जिस तरह अब पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन फ्री एंड फेयर के हवाले से तनकीद भी हो रही है और एक दूसरे के ऊपर सियासी जमातें इल्जामात भी लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी को पंजाब के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड, किसी को सिंध के अंदर नहीं। आपको 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर एतमाद है रज़ाक साहब? जी बिल्कुल। आप देखें ना, इलेक्शन कैसे फ्री एंड फेयर का कॉन्सेप्ट कैसे आ सकता है जब जुडिशली इलेक्शन, हमेशा ये 2002 से मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, यह मेरा 5वां इलेक्शन है। 2002 से लेके आज तक मैंने देखा जो इलेक्शन जुडिशली के थ्रू हुए हैं, RO DRO आपके जुडिशली के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज या सीनियर सिविल जज वो होते हैं, RO डिस्ट्रिक्ट जज DRO होता है, ये करवा रहे हैं। जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसके थ्रू करवा रहे हैं। भाई ब्यूरोक्रेसी तो हालात को देख के करती है। 15 साल से यहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, तो ये कैसे कॉन्सेप्ट देंगे कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे? वो तो उनके ही लोग जो बैठे हुए हैं पोस्टों पे, उनको पता है कल हमें फिर पोस्टिंग चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। हाँ ठीक है, एक तरफ तो आपका ये, दूसरी सियासी जमातें जो सिंध के अंदर हैं,
अभी तक सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई जीडीए की किसी के साथ। सब सियासी जमातें यानी कि तकरीबन नून लीग हो, जेयूआईएफ हो, एमक्यूएम, ये मिलके सीट एडजस्टमेंट होगी या एक इत्तेहाद बनेगा पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध के अंदर? नहीं, ये सीट एडजस्टमेंट होगी जहाँ पे जिनकी जीडी अपने प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ेगा, एमक्यू का अपना सिंबल होगा, नून लीग का अपना सिंबल है, जहाँ पे जिसकी मेजॉरिटी है वो डायलॉग चल रहे हैं पार्टीज के एक दूसरे के साथ, जिनकी जहाँ पे मेजॉरिटी होगी वो उनको वहाँ पे सपोर्ट करेंगे। लेकिन सिंबल जो है हर पार्टी का अपना होगा, अपना जो जीडी अपने सिंबल पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा, बाकी पार्टीज अपने इलेक्शन पे कॉन्टेस्ट करेंगे सिंबल पे। अब ये आपको पता है कि लास्ट इलेक्शन 2018 में इसी तरह एडजस्टमेंट भी हुई थी, सीट एडजस्टमेंट। कहीं उन्होंने आप मेजॉरिटी थी किसी को तो उनको ही खड़ा किया था, लेकिन उसके बाद सियासी नुकसान हुआ, पीपल्स पार्टी को इससे फायदा हुआ, उसके बाद तकसीम हुआ वोट। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप देखिए 2018 में सिनेरियो जो है एक हफ्ता पहले चेंज हुआ था। वो किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, पूरे पाकिस्तान को पता है कि किस तरह से उसको मैनेज किया गया था। तो आपको पता है इलेक्शन जो एक वोटर है, वोटर मेजॉरिटी जेडीए के साथ थी। सिंध गवर्नमेंट जेडीए को बिल्कुल बनने वाली थी 2018 में। आखिरी एक हफ्ते में गेम पूरी चेंज हो गई थी, उसमें जेडीए को हरवाया गया था। जेडीए ने हारा नहीं था, जेडीए को बिल्कुल हरवाया गया था। तो आज भी लोगों का एतमाद है इंटीरियर सिंध, पूरे अंदरूनी सिंध में आप जाके देखें तो आज भी लोगों की अगर बेहतर पोजीशन होती पीपल्स पार्टी की तो लोग आज खुदकशियां ना करते, लोग अपने बच्चे बेचने पे मजबूर ना होते। तो खुशहाली होती हर तरफ। तो लोगों को इनको फार्म रख के घर जाके बैठना चाहिए था कि लोग खुद ही हमें वोट देते। ऐसा नहीं है, इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, इस मरतबा भी लोग जेडीए को जो है वोट देंगे और अपना जो है किराए इस्तेमाल करेंगे। अब्दुल रज़्ज़ाक राइमी साहब, नून लीग की हुकूमत, मियां साहब जब वजीर आजम थे, आपको पता है बड़े वादे दावे किए गए थे, लेकिन सिंध को नजरअंदाज किया गया। नून लीग का वोट बैंक सिंध के अंदर तो नहीं है, आपको पता है एमक्यूएम के भी कुछ पॉकेट्स हैं कराची के अंदर, और जीडीए के भी कुछ पॉकेट्स हैं, और जेयूआईएफ ने भी कभी कोई एक सीट भी नहीं जीती, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या इसका सियासी फायदा जीडीए को होगा? क्योंकि जीडीए के अंदर कुछ शख्सियात इलेक्टेबल्स हैं जो जीत सकते हैं। लाड़काना से लेकर यहां तक, लाड़काना में जिस तरह अब्बासी खानदान ने एक सीट ली थी, आपको पता है। बाकी इतना वोट तो नहीं है कि सब मिला के जो है ना पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी जाए। अब्दुल रज़्ज़ाक राइमी साहब जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। यही बदकिस्मती रही है, मियां साहब भी 3 मरतबा वजीर आज़म रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सिंध को नजरअंदाज किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, 3.5 साल रही, उन्होंने भी टूल प्लाजा से नीचे देखा ही नहीं कि वहाँ पे भी कोई सिंध है। और उसी का बेनिफिट हमेशा पीपल्स पार्टी को होता है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है वो कराची तक ही महदूद हो जाती है, नून लीग की हो या पीटीआई की हो। तो उन्होंने नीचे बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दिया। तो ये बिल्कुल गैप है, और इसको मानते हैं, एक चीज जो हकीकत है उसको माननी चाहिए। अगर वो काम करते तो आज मियां साहब का भी वोट बैंक होता। आज ये पोजीशन है कि नून लीग की सिंध में एक सीट भी नहीं निकलती है। उसका मेन रीजन भी यही है कि उन्होंने फोकस ही नहीं किया सिंध को। वो चाहते हमें मरकज मिले और पंजाब मिले, सिंध को और बलूचिस्तान को सब पार्टियों ने बेयार और मददगार छोड़ दिया है। फिर जो जिसको जी चाहे वो खाए लौटे, जैसे भी करे, उनको तवज्जो ही नहीं है। उस तवज्जो का नुकसान जो सिंध की आवाम भुगत रही है। तो अब मैं चाहता हूँ कि सिंध की आवाम में इंशाल्लाह चेंज आएगी और वो अल्टरनेट पीर साहब की क़यादत में जो है वो मुतबादल क़यादत ले आएंगे तो उनका भी मुस्तकबिल बेहतर होगा। आज कुछ सियासी जमातों के ऊपर तनकीद भी हो रही है कि ये इलेक्शन नहीं चाह रहे थे, जिसमें जीडीए का भी नाम है, जिसमें नून लीग भी है, जिसमें एमक्यूएम भी है। ये इलेक्शन नहीं चाह रहे थे क्योंकि कमज़ोर हैं, मजबूत नहीं है, मजबूरी में इलेक्शन हो रहे हैं। तो अब ये फाइट कर रहे हैं क्योंकि पहले कन्फ्यूजन थी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्योंकि निगरान हुकूमत बेहतर काम कर रही है, डॉलर कम हुआ है, पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुआ है। क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं, पहले दिन से जीडीए का यही मौक़िफ़ रहा था। हमारा ये था सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। देखें ना, अब हमारी डिमांड भी यही थी कि जुडिशली इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कमीशन खुद है, उसको फेयर होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। यहाँ पे जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर बैठे थे, जो 2018 में भी वही थे और अभी ट्रांसफर हुए हैं तकरीबन 15 दिन पहले, वो तो ऐसे समझो कि एक कमदार था गवर्नमेंट का। और जो केयर टेकर सेटअप आया है वो भी बी टीम है, पीपल्स पार्टी। ये सारे हमारे खुदशात थे कि भाई ये खुदशात दूर किए जाए, इनके होते हुए कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। बाकी जीडीए ने कभी ये डिमांड नहीं की कि इलेक्शन आगे जाए या इलेक्शन ना हो। हम कहते हैं इलेक्शन होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, हम खुद भी यही चाहते हैं। लेकिन कम से कम जो है फेयर का तासब तो दिया जाए, फ्री एंड फेयर का कॉन्सेप्ट तो दिया जाए कि भाई इस हिसाब से ये फेयर होगा। इन ब्यूरोक्रेसी के होते हुए
इन जो है इलेक्शन कमीशन के क्या हालात है, जिनके खुद भी शायद इख्तियार में कुछ नहीं है, तो ये हमारे सारे खुद चाहते हैं कि भाई इनको बेहतर करो, उसके बाद फिर आप इलेक्शन करवाओ। रजाक साहब, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव है, बयानिया है, रोटी कपड़ा और मकान है। नून लीग आज भी कहती है कि हमारा बयानिया वही है, सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, वो वाला बयानिया तो अब उनका रहा भी नहीं है। आपका क्या बयानिया है सिंध के अंदर जब आप कैंपेन करने जाएंगे, जब आप बाहर निकलेंगे? हम इनके ही बयानिए को लेके जाएंगे सिंध की आवाम के पास। भाई 15 साल से जो इन्होंने नैरेटिव था शहीद बीबी का, वो मेरे ख्याल में शायद शहीद बीबी के साथ ही दफन हो गया, रोटी कपड़ा और मकान। हम इन लोगों के पास जाएंगे कि भाई ये 15 सालों में आपके बदन पे कोई कपड़ा रहा है, आपको खाने के लिए रोटी मिलती है, आपके छत जो सर पे रही है, ये कोई चीजें सब कुछ वो खत्म हो गया। जो नारा हो गया वो उल्टा हो गया था। तो इनका ही नारा हम आवाम के पास लेके जाएंगे कि भाई आप एहतसाब करो। अगर आप समझते हो कि आप मुतमईन हो और बेहतर उन्होंने उस पर रोटी पे भी अमल किया है, कपड़े पे भी किया है और आपको मकान भी दिया है, फिर तो बेहतर है। अगर ये सब कुछ ये ना दे सके और खोखले नारे हैं, फिर तो आप जीडीए को इस्तेमाल करें, जीडीए को आपका मुकद्दरी बनेगा। तो इनका ही नैरेटिव हम आवाम के पास लेके जाएंगे और आवाम बेहतर फैसला करेंगे। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यू में जलसे जुलूस तो कर रहे हैं, लोगों के पास भी जा रहे हैं, आपको भी टीवी के सामने ये चीजें नजर आ रही हैं, आप देख भी सकते हैं। आप कब निकलेंगे आवाम के अंदर? खामोशी क्यों है? एक पीर साहब लीड करेंगे या पीर साहब रूहानी पेशवा हैं, वो पब्लिक में नहीं जाएंगे? सदरुद्दीन शाह साहब निकलेंगे, डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब निकलेंगे, ये लोग निकलेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, पीर साहब के साथ अभी हमारी मीटिंग हो गई। बिल्कुल ये इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, नॉमिनेशन का, स्क्रूटनी का, ये मरहला मुकम्मल होगा तो उसके बाद हमारी एक मीटिंग होगी। उसमें खुद पीर साहब भी प्रिजाइड करेंगे। कहीं जो मेन जलसे होंगे, जैसे डिविजनल हेडक्वार्टर पे अगर कोई ऐसा जलसा होता है बड़े लेवल पे, तो उसको पीर साहब खुद प्रिजाइडिंग करेंगे। बाकी जो नीचे लेवल पे कैंपेन चलेगी, उसमें साइंस सदरुद्दीन शाह जो प्रेसिडेंट है, वो फंक्शनल लीग के और जीडीए के भी सरबराह है, वो उसको लीड करेंगे। बाकी मेन जहाँ पे हो गए हमारे बड़े जलसे जुलूस, उनको तो पीर साहब खुद प्रिजाइड करेंगे। आपको पता है कि रज़ाक रायमू साहब, आपसे भी ढकी छुपी बात नहीं है, मुझसे भी काफी इलेक्टेबल जो थे आपके, उन्होंने ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी को। जिस तरह मेहर फैमिली थी आपके सामने, दूसरे कुछ लोग जो जीडीए का हिस्सा, जीडीए में तो शामिल नहीं थे, लेकिन उनके साथ एक कोलिशन थी, जतोई साहब, डॉक्टर इब्राहिम जतोई साहब, डॉक्टर आबिद हुसैन जतोई साहब, ये सारे जो है ना JUIF में गए हैं। मतलब JUIF दूसरी तरफ आपको सपोर्ट कर रही है और दूसरी तरफ आप भी उनको सपोर्ट करें, फिर आपके बंदे भी तोड़ के उनकी तरफ और जा रहे हैं, इससे तो आपका नुकसान नहीं होगा? जी बिल्कुल, आप देखें हर इलाके की, हर कॉन्स्टिट्यूंसी की अपनी सिचुएशन है। जीडीए एक अलायंस है, जीडीए में वो इंडिविजुअल लोग हैं जिनकी अपनी व्यर्थ है, वो सारे लोग शामिल है। जैसे आपने मिसाल दिया जतोई साहबान का, जतोई साहबान के वहाँ मेजॉरिटी है JUI का, जमीयत का उनका वोट है, स्पेशली लाड़काना डिवीजन में और सखर में, तो उनको वहाँ पे वो बेहतर, हमसे शायद ज्यादा वो बेहतर, क्योंकि हर एक फैसला बंदा करता है, वो अपने हालात देख के, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को देख के वो फैसला करता है। उनके लिए शायद वो बेहतर था, हमसे ज्यादा जीडीए से JUI, तो उन्होंने वो JUI किया। जैसे अरबाज साहब से, लियाकत जतोई साहब से ये PTI में चले गए थे, ये वापस जीडीए में आ गए, क्योंकि यहाँ पीर साहब का हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट है, तो उनको वोट की जरूरत है, तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि हमें पीर साहब की जरूरत है। तो ये बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। जिस तरह के हालात, सबको हक है कि कोलिशन करें, सीट एडजस्टमेंट करें, इलेक्शन होने चाहिए फ्री एंड फेयर। उसकी क्रेडिबिलिटी जो है, जिस तरह क्वेश्चन मार्क है, उसके लिए बेहतर है सियासी जमातों को एक दूसरे के ऊपर इल्जामात नहीं लगाएं। इसी के साथ ये इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।